प्रश्न है हमारे पास साथियों के द्वारा भेजे गए। तो भैया, स्नेह मूल्य पर जो हमने कल भी चर्चा की थी और उससे पहले भी चर्चा की थी, उनमें पहला प्रश्न है, वैल्यू ऑफ अफेक्शन इन ह्यूमन लाइफ। हमारे मानव के जीवन में स्नेह मूल्य का क्या वैल्यू है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मूल्य की शुरुआत हम करते हैं तो विश्वास, सम्मान पूर्वक, स्नेह से ही करते हैं। तो इसलिए मानव जाति के लिए स्नेह क्या क्या मूल्य है और स्नेह की क्या उपयोगिता है। तो मानव तो स्नेह पूर्वक ही जीता है, विरोध पूर्वक जी ही नहीं सकता। विरोध पूर्वक जीना किसी को स्वीकार नहीं है, स्नेह पूर्वक जीना ही स्वीकार है। अर्थात अपनापन के साथ जीना ही स्वीकार है, अपनापन से विरुद्ध होकर जीना स्वीकार नहीं है, वो उसको स्वीकृत होता नहीं है। और अगर अपनापन के साथ जीते हैं तो ही हम लक्ष्य की दिशा में बढ़ पाते हैं। जब अपनापन नहीं है तो इसका मतलब एक दूसरे के लक्ष्य को भी पहचाना नहीं है। तो अगला का लक्ष्य कुछ और है, मेरा का लक्ष्य कुछ और है। जिंदगी का काम धंधे का होगा, अलग होगा, हमारा स्किल कुछ और है। हमें स्कूल जाना रहता है, हो सकता है मेरा जो मित्र है उसको कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता हो। तो काम धंधे का अलग हो सकता है, लेकिन जिंदगी का लक्ष्य एक है। ये पकड़ में नहीं आता है बिना स्नेह मूल्य के। स्नेह मूल्य में फिक्स होता है तो जीने की निष्ठा बनती है। एक्चुअली स्नेह जो है निष्ठा के रूप में व्यक्त होता है। अर्थात हमने एक जीने का निश्चय किया है और उसकी निरंतरता हमारे में बनी हुई है। ये तभी होता है जब हमारे में अपनापन होता है, हमारे में स्नेह होता है। तो मानव जाति तो स्नेह पूर्वक ही जी सकती है, विरोध पूर्वक जीना तो कतई स्वीकार नहीं है, होता ही नहीं है। फिर वो झेलना झेलाना होता है, जो कि हमको स्वीकार ही नहीं है, हम ऐसा चाहते भी नहीं। जी सुमेर भाई, इस चौपाल में आपका भी स्वागत है। आप कुछ ऐड करें तो अच्छा रहेगा। जी जी हाँ, सुमेर भैया के भैया ऐड करने से पहले जब आपने बात रखी, मेरे मन में एक क्वेश्चन उठ गया कि अगर स्नेह नहीं है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि विरोध पूर्वक जी रहे हैं और के बिना जी रहे हैं? स्नेह नहीं है तो स्नेह नहीं है क्या तो हम ये पूरा कर लीजिए दीदी। आपकी आवाज म्यूट हो गई। हम नेटवर्क। एस जी हेलो, हाँ जी, नीरू जी बोलिए। मैं हाँ, मैं ये कह रही हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि यदि स्नेह नहीं है संबंधों में तो निष्ठा भी नहीं है, हम निष्ठा पूर्वक नहीं है, और स्नेह नहीं है तो हम विरोध में जी रहे हैं? क्या इसको आप ने जो कहा उसको इस तरह से भी सोचा जा सकता है? बहुत अच्छा, इसको ऐसा भी भाषा दे सकते हैं। अगर स्नेह नहीं है तो फिर ईर्ष्या और द्वेष है। स्नेह नहीं है तो द्वेष होता है। द्वेष का मतलब ही है कि गिला शिकवा शिकायत। अगर स्नेह नहीं है तो हम गिला शिकवा शिकायत के साथ होते हैं, अर्थात हम द्वेष के साथ होते हैं। अर्थात हमारा जीना स्मूथ नहीं होता। हम जो जैसा जीना चाहते हैं, एक बिल्कुल ही रफ्तीली राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन राह में कंकड़ न बिछे हो ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन जब तक स्नेह नहीं होता तो हम एक कंकड़ीली राह पकड़ लेते हैं, अर्थात द्वेष पूर्वक, विरोध पूर्वक जीने लगते हैं। और हम गिला शिकवा शिकायत से भरे हुए जीते हैं, जो कि न हमें स्वीकार होता है न हमारे संबंधी को। धन्यवाद भैया। तो बहुत बढ़िया। और हम लोगों का भी ध्यान जाएगा कि अगर विरोध है कहीं, शिकवा शिकायत है कहीं, तो इसका मतलब स्नेह मूल्य तो अभी नहीं है। जी हाँ, ये उस समय आप अभाव कुछ है। रखना चाहिए। जी, अभाव है उसका, इसी वजह से हमें शिकवा शिकायत है। तो सुमेर भैया, आप कुछ इसमें और जोड़ेंगे? जी भैया। हाँ जी सुमन जी, तो अभी नीरू जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा रखा। प्रकाश नहीं है तो फिर अंधेरा है, उसका अपना अभाव, ये प्रभाव दिखता ही है। आपका वीडियो बंद हो गया भैया। जी भैया दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है सुमेर भैया जी। ओके, तो संबंधों में किसी को हम स्वीकार नहीं कर पाते तो
उसकी क्या स्थिति होती है हम महसूस करते हैं, और जिंदगी में स्नेह का क्या महत्व है इसको हम देख सकते हैं अपने आसपास या लोगों को सुनते हुए, जिनको कोई भी अपना नहीं दिखता है उनकी क्या हालत होती है। तो जो अपनापन नहीं है उसके बिना जीवन कैसा होता है उससे पता चल जाता है कि अपनेपन या स्नेह का जिंदगी में क्या महत्व है। ये तो हम आसानी से देख ही सकते हैं। अपने संबंधों में भी कहीं कहीं किसी एक संबंध को लेकर जब हम एक दूसरे की किसी बात को लेकर स्वीकार नहीं कर पाते, नाराजगी होती है, तो हाँ वो अपनापन का ही तो अभाव है, उस स्नेह का अभाव ही तो है। एक दूसरे को कोई कुछ नहीं कह रहा होता फिर भी अपने अंदर की क्या स्थिति होती है, जब तक कि वो एक दूसरे को हम स्वीकार नहीं कर लेते हैं किसी भी संबंध में, तो स्नेह के अभाव की स्थिति को हम किसी अपने संबंधों में भी किसी न किसी अवधि में महसूस करते ही हैं। और कभी कभी देखते हैं कि वे व्यक्ति कितने भयभीत और परेशान होते हैं, जो ऐसा देखते हैं कि अचानक कोई जरूरत पड़ गई, समस्या आ गई, तो किसको याद करें, कौन खुशी खुशी हमारी मदद के लिए आ सकता है। उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, तो उनके अंदर क्या चल रहा होगा, जीवन की क्या स्थिति होगी, ये हम आसानी से अनुमान लगा ही सकते हैं। इसलिए मूल्यों के बिना तो जीना तो नहीं कह सकते, तो महत्व तो है ही, मूल्यों का ही है देखें तो। जी सुमन जी। और जिनका ये प्रश्न था उनको भी और अच्छा उनका मतलब गहराई उनकी उसमें कथन में आ गई होगी, उनके विचारों में गहराई आ गई होगी जो नीरू जी का अनुभव था उससे। तो भैया दूसरा प्रश्न है, कैन नो एक्सपेक्टेशंस बी अ पार्ट ऑफ स्नेह मूल्य? क्या स्नेह मूल्य में अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए? हाँ एक्चुअली लगता है भैया का भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम ये जो है जी हाँ, भैया, परंतु ये सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो मूल्य है, मूल्य की जो परिभाषा है वो परिभाषा ही है कि संबंध की उपयोगिता ही मूल्य है। तो जिस संबंध में हम जीते हैं उस संबंध की उपयोगिता ही मूल्य है। तो जब संबंध की उपयोग भैया आवाज जा रही है आपकी बार बार। शायद पूर्वक जी है जी। श्रवण भैया रिपीट करेंगे, आपकी आवाज बीच में कट गई थी तो कुछ नहीं सुनाई नहीं दिया। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? मेरा नेटवर्क ऐसा ही लग बीच रहा में है आपका, हाँ आपका नेटवर्क बीच में गायब हो गया जी। अच्छा, वो कॉल आ गई, कॉल आ गई थी बीच में, फोन से करें जी जी दोबारा फिर से दोहरा देंगे जी, दोबारा दोहरा दीजिए। हाँ जी जी जी। तो इसमें क्या कि संबंध की तो जिस भी संबंध हम है वो संबंध का उपयोगिता मूल्य है वही है। जब हम हित है हम वस्तु के बारे में भाव का आदान प्रदान है, विश्वास हम अपने संबंधी से है कि वो सम्मान मेरे साथ सम्मान पूर्वक जिए। तो ये एक्चुअली अपेक्षा इसी को बोलते हैं, अपेक्षा वस्तु की नहीं है। तो जो हम अपेक्षा नहीं है, तो अपेक्षा एक्चुअली भाव की तो है ही। हम चाहते ही है कि जो मेरे साथ जिए वो अपनापन के साथ जिए, मेरे साथ कोई विश्वासघात न करे, मेरे साथ कोई छल कपट ना करे, ये सब अपेक्षा ही है। तो ये अपेक्षा बनी रहती है। तो भाव की अपेक्षा हमेशा रहती है। अपेक्षा मुक्त कोई संबंध नहीं है, वस्तु की अपेक्षा नहीं हो सकती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से जो स्नेह करती है, स्नेह के साथ जीती है, तो उसमें कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि वो मुस्कुरा दे, हमें देखे तो पहचान ले, अर्थात हमें रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है, हमें देखे तो मुस्कुरा दे, मतलब एक की अपेक्षा है। तो अपेक्षा तो रहता ही है दीदी जी। अच्छी चौपाल लगी है, अच्छी चर्चा आ रही है, आपके प्रश्न भी अच्छे हैं जी। एक लाइन जोड़ना चाहूंगा भैया,
अक्सर हम सुनते हैं कभी संबंधों में बहुत बिखराव आता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि अब मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो इसका मतलब वो संबंध अब नहीं रहा। इसका मतलब है जब तक अपेक्षा है तो वो अपेक्षा ही संबंध है हमारा। तो अपेक्षा विहीन तो संबंध होगा ही नहीं, चाहे मिनिमम ही सही, अपेक्षाएं तो रहती हैं, यही संबंध के रूप में हम देख पाते हैं। अपेक्षाएं बस ये है कि भौतिक वस्तुओं की ना होकर भाव की होती है, लेकिन अपेक्षाएं संबंधों में होती ही हैं। नीरू जी, आप कुछ और पूछना चाहेंगी या कुछ ऐड करना चाहेंगी? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो प्रश्न किसी ने रखा है वो प्रश्न जो है उन्होंने जिस तरीके से रखा है, उन्होंने ये कह दिया कि क्या नो एक्सपेक्टेशन कोई है ही नहीं, है ही नो नहीं एक्सपेक्टेशन, कैन नो एक्सपेक्टेशन बी अ पार्ट ऑफ स्नेह मूल्य? उल्टे, और हम कह रहे हैं मूल्यों का पार्ट ही है एक्सपेक्टेशन। मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई एक्चुअली। उन्होंने जो बात कही है ना, तो जो वो समझ रहे हैं जिस बात को उन्होंने कहा है, नो एक्सपेक्टेशन नहीं, बट एक्सपेक्टेशन इज अ पार्ट ऑफ मूल्य। जी, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने तो ये कहा है कि कोई अपेक्षा ना हो, लेकिन ऐसा अक्सर देखा है हमारी चर्चाओं में भी, बहुत बार हमने ये बात सुनी, लोग ये कहते हैं कि अपेक्षा ना रखें, मतलब अपेक्षाएं खत्म कर दे। अक्सर इस बात को जब हम मूल्यों की चर्चा करते हैं तो ये इस तरह की बात आती है, पर भैया ने बहुत अच्छे से इस बात को किया। ये ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन नहीं, बट वो एक्सपेक्टेशन पार्ट है, बट क्या एक्सपेक्टेशन है वो मटेरियल इस बात पे ध्यान जाना जरूरी है कि अपेक्षाएं हैं, पर वो वस्तुओं की नहीं है, भौतिक वस्तुओं की नहीं है, वो भाव की अपेक्षाएं। जी, बहुत बढ़िया। तो जिन साथी ने पूछा था और बाकी साथियों को भी इससे अपना उत्तर मिल गया होगा। फिर एक ने फॉर कंफर्मेशन के लिए एक बात पूछी है, जस्ट कंफर्मेशन दैट इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज और हर अफेक्शन डजंट इम्प्लाई दैट ही और शी इज नॉट अफेक्शनेट। मैं इस बात को तो भैया मैं कहना चाहूंगी। जी जी जी, बढ़िया है, इस बात को बढ़िया, बढ़िया कि जरूरी नहीं है कि स्नेह मूल्य जो है उसको जब तक दिखाया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया तो वो है नहीं, मूल्य तो है ही। जब हमें विश्वास नहीं होता मूल्य में और संबंध में विश्वास नहीं होता, तब हमें जब जो ममता का अगर किसी ने प्रदर्शन नहीं किया या किसी और वैल्यू का दिखाई नहीं, तो हमें डाउट हो जाता है कि है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। वहां पर एक्चुअली कमी मुझे लगता है उस विश्वास मूल्य की होती है। जब हमें संबंध में विश्वास हो जाता है तो कोई एक्सप्रेस करे या ना करे, हमें पता ही होता है कि ये मूल्य है। अगर स्नेह है तो वो है, मुझे पता है कि मेरा साथ रहना अच्छा लगता है, झगड़ा नहीं हो अच्छा लगता है, प्रेम से रहे अच्छा लगता है, मिलकर अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि इसको वो एक्सप्रेस करें। बहुत लोग होते हैं एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुद्दा सिर्फ इस बात का होता है कि अगर हमें विश्वास नहीं है तो हम डाउट में चले जाते हैं। क्यों भैया, ठीक कहा? ये से दूसरे तक पहुंच ही जाता है। जैसे आप जब बात कर रही थी तो मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा था कि जैसे मैं बस में सीट पर बैठा हुआ हूँ और एक व्यक्ति जो हमारे परिचित है, हमारा कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई ऐसा है जो कि खड़ा है और वो हमें देख नहीं रहा है, तो हम पीछे से उसके पीठ में थपकी लगाते हैं। जब हम थपकी लगाते हैं तो एक झटके में घूमता है और हमको देखते बोलता है, अरे भैया नमस्ते। अब उसको ये शंका नहीं कि हमको मारने के लिए मारे, लेकिन अब सोचिए अगर वो व्यक्ति मेरा परिचित ना होता और मैं हाथ चला देता, फिर क्या होता? वो घूम के क्या करता फिर हमारे साथ? अब क्या हो गया, घटना एक ही घटी है, हाथ चलाया गया है, लेकिन जिससे हम संबंध को पहचाने हैं और जिसने हमसे संबंध को पहचाना है वो हमारे भाव को पहचान ले रहा है। ठीक है, अब मैं मुस्कुरा भी नहीं रहा हूं, मैं एक थपके लगा करके और पीछे करके बैठ गया, तो फिर भी वो पहचान लेता है भाव को। और एक दूसरा जो हमें नहीं पहचानता, मेरे संबंध की स्वीकृति नहीं होती हुई है, वो तुरंत जो है एक अलग तरह के एक्शन में आता है। तो भाव तो पहुंचता ही है, एक्सप्रेशन चाहे जैसा हो या ना हो, हाँ एक्सप्रेस हो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। इसके लिए हम लोग हैप्पीनेस करिकुलम में एक्सप्रेशन सेशन भी रखते हैं कि हमारी योग्यता एक्सप्रेशन की भी बढ़ जाए।
ठीक है, हम एक्सप्रेस भी वैसा ही हो जैसे हैं, तो जैसा मेरे में भाव है वैसे ही हम बाहर से भी है। तो अगर हम स्नेह पूर्वक जी रहे हैं तो हम स्नेह अगर मेरे में है तो मैं निष्ठा पूर्वक व्यक्त होता हूँ। निष्ठा क्या चीज है? तो देखिए, निष्ठा स्नेह होने पर निष्ठा पूर्वक कैसे व्यक्त करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अभी पीछे चूंकि प्रश्न भी नहीं आया था इसलिए इसका उत्तर भी नहीं गया, लेकिन मेरा मन है थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेने का। जी। जब हम किसी के साथ जब हम किसी के साथ स्नेह पूर्वक जीते हैं तो उसके प्रति निष्ठा हमारी स्वधन स्वपुरुष स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार के प्रति होती है, अर्थात उनके धन पे हमारी कुदृष्टि नहीं होती। इसका मतलब है निष्ठा बनी हुई है, अपनापन के साथ हम जी रहे हैं, हम उनके धन को हड़पना नहीं चाहते, उनके धन पे हमारी कुदृष्टि नहीं है, या वो स्वनारी स्वपुरुष जो एक आचरण का हिस्सा है उस पे भी हमारा कोई वो दृष्टि नहीं है, या हम कोई पर पीड़ा नहीं, उनके साथ कोई पीड़ात्मक व्यवहार नहीं करते, और ये हमेशा एक जैसा ही है। ऐसा नहीं आज हमारा धन पे ध्यान नहीं है कल हो जाएगा, आज हमारा पर पीड़ा पे ध्यान नहीं कल पर पीड़ा करने लगे। अगर ये हमेशा बना हुआ है तो हम स्नेह को व्यक्त कर पा रहे हैं निष्ठा पूर्वक, तब हम उस अपनेपन को निष्ठा पूर्वक व्यक्त कर पा रहे हैं। तब क्या होता है, आपका धन जो है यानी जो आपके पास साधन है उससे भी मेरा अपनापन रहता है। मैं सोचता हूँ कि मुझे गाड़ी की जरूरत होगी तो नीरू दीदी के पास बढ़िया गाड़ी है, मैं बोलूंगा दीदी ले जाऊं, दीदी बोल देंगे हाँ ले जाओ, तो अपनापन उस साधन के प्रति भी हो जाता, इसलिए हम उस पे कोई तो हम अपने स्वधन पूर्वक ही जीते हैं, लेकिन जो अपनापन है वो ऐसे व्यक्त होता है, तो ये निष्ठा जो है ये बनी रहती है, इसको बोलते हैं स्नेह पूर्वक जी। तो सुमेर भाई इसमें और ऐड करेंगे कि और क्या चीज ऐड की जा सकती जी भैया। हाँ भैया, बात ये थी कि भाव की अभिव्यक्ति क्या जरूरी है, तो मुझे ऐसा लगा भाव बना रहे ये जरूरी है, अभिव्यक्ति आवश्यकता अनुसार अवसर अनुसार होती है। जैसे माँ बच्चे के प्रति ममता भाव के साथ रहती ही है, लेकिन उसको वो खाना लगातार तो नहीं खिलाएगी, जब जब बच्चे की जरूरत होगी तभी तभी खिलाएगी। तो वो बच्चे को खाना खिलाया ही था 2 घंटे पहले और अभी नहीं खिला रही, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि ममता भाव व्यक्त नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो क्या वो भाव नहीं है? भाव हमारे अंदर स्थिति बनी ही रहती है। भाव की अभिव्यक्ति आवश्यकता अनुसार और अवसर अनुसार व्यक्त किया जा सकता है, और व्यक्त करने के भैया ने बड़े उदाहरण अच्छे अच्छे दिए हैं। कभी कभी केवल आंखें ही पूरे भाव को व्यक्त कर देती हैं, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, और वो व्यक्त हो ही जाता है बॉडी लैंग्वेज से, भाषा की टोन से, उसके कार्य या व्यवहार से वो झलक जाएगा ही। चुपचाप बैठे भी है कोई व्यक्ति तो भी किसी न किसी रूप में हमें आभास हो ही जाता है कि उसकी स्थिति क्या है हमारे प्रति, तो भाव तो होता ही है। बैठे बैठे याद करके भी व्यक्त हो जाता है जी। ये सभी महसूस कर सकते हैं। किसी का बेटा बाहर दूसरे देश में या दूसरे शहर में बेटा बेटी चले गए हैं या बेटा बहू रह रहे हैं, और आप याद करके वो स्नेह व्यक्त हो जाता है, याद करके ही आपके अंदर वो भाव उमड़ता है, और वो बोलते हैं आज मम्मी मैं आपको याद कर रहा था, तो एक्चुअली वो बहुत अच्छा सुमेर भैया ने कहा कि समय पर तो व्यक्त होता ही है। जी सुमन जी, आगे बढ़े हम। जी भैया, तो ये वाली बात थी। तो लाइव चैट पे भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो आप में श्रवण भैया आप देख रहे हैं उनको? नहीं रहा था, अब देखता हूँ, देख लीजिए उनको भी, क्योंकि मैं मोबाइल में जो अपने प्रश्न है उनको लेके बैठी हूँ, तो अभी फिलहाल तो मैं वही प्रश्न पूछ लेती हूँ। तो मेरे भैया, जब तक भैया का ध्यान उधर है आप इसका थोड़ा उत्तर देने की कोशिश करिए। हालांकि ये कल भी थोड़ा हो गया था। डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड प्रिटेंडिंग टू लव एंड इट्स आउटकम्स को एक बार फिर से दोहरा दूं। यह प्रश्न है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड प्रिटेंडिंग टू लव एंड इट्स आउटकम्स। सुमेर भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन कर लीजिए भैया। माइक अनम्यूट।
हाँ जी, धन्यवाद। सुमन बहन, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि ये पूछना चाह रहे होंगे कि सच्चा प्यार और प्यार का दिखावा जो होता दिखावा। है उसको जी जी जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि प्यार तो प्यार ही होता है, सच्चाई होता है, वो झूठा प्यार तो कोई होता नहीं है, उसको फिर प्यार नहीं कह सकते। दिखावा जो है मुझे लगता है वो अंदर फिर वो प्यार नहीं है, अपने अंदर का एक खालीपन है और उसको बाहर से भरने का प्रयास किया जाता है। जी तो वो भाव नहीं है, फिर वो तो अभाव है। जी और उस अभाव को भरने के लिए बाहर जो दिखावा कर रहे हैं वो फिर भाव की अभिव्यक्ति नहीं है, अपने अभाव को भरने का प्रयास ही रहता है। जी तो प्रेटेंडिंग टू लव कुछ होता नहीं है, अपना ही एक अभाव होता है। जी। और प्यार तो प्यार या प्रेम जो है वो प्रेम एक जैसा ही होता है, सच्चा या झूठा नहीं है। हम उसके साथ सच्चा लगाएं, इससे कोई जी फर्क नहीं पड़ता। तो जी मैं यही देख पाता हूँ बहुत अभी। बढ़िया। दिखावा दिखावा को तो अभिनय बोलते हैं ना, फिर प्यार कहाँ है? ये तो फिल्मों में ही अगर 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 ऐसा प्यार होता तो फिर फिल्मों में ही रह जाता वो। बड़ी। दीदी दीदी एक प्रश्न जी, हाँ जी, मैं एक प्रश्न हाँ, में ये जन्मजय कुछ जोड़ श्रवण रहे भैया भैया? कुछ सुमेर भैया कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी तो अभिनय की बात पे एक उदाहरण आ गया कि जैसे कई बार बच्चों को मन नहीं है और हम कहते हैं कि नहीं बेटे अंकल के धोख खाओ धोख, और बच्चा जो है मन को मार के परेशान होता हुआ वो मजबूरी से धोख खा रहा होता है। तो ऐसी स्थिति आती है, वहां हम देख सकते हैं कि वो भाव तो नहीं है लेकिन उसको फिर भी दिखाना पड़ रहा है, एक्शन करना पड़ रहा है। इसी को अभिनय या दिखावा कहते हैं। जी बिल्कुल। जी जी दीदी, एक प्रश्न है जन्मेजय भाई का, जी 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 तो मैं चाहूंगा कि उसको पढ़ता हूँ कि स्नेह का आधार कोई अन्य भाव हो सकता है या स्नेह स्वयं में मुख्य भाव है? तो जी मेरा उत्तर ये है, फिर आप सभी उसमें जोड़िएगा। मेरा उत्तर ये है कि स्नेह का जो आधार है वो विश्वास और सम्मान है। विश्वास जी और सम्मान पूर्वक स्नेह होता है, यानी विश्वास सम्मान पूर्वक ही हम संबंध को स्वीकार पाते हैं, फिर स्नेह जी पूर्वक हम जीते हैं। बाकी आप सभी लोग बैठे हैं, आप सब जो इसमें जोड़ जोड़ सके, नीरू दीदी, सुमन दीदी और सुमेर भाई। जी जी भैया, मैं भी ऐसे ही देख पाता हूँ कि सबसे पहले तो किसी इंसान को हम देखते हैं तो उस पे भरोसा बनता है, विश्वास होता है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका कोई ऐसी नीयत नहीं है। तो ही वो वहां हम आगे बढ़ते हैं उस संबंध में। उसके बाद देखते हैं कि वो भी हमारी तरह से ही खुश रहना चाहता है, हमारे जैसा ही है। तो हम उसको एक इंसान के रूप में, अपने जैसे रूप में देखना चाहते हैं, तो सम्मान के रूप में भी फिर देख पाते हैं। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को मदद करने, आगे बढ़ने, साथ मिलके बढ़ने, अपनी खुशहाली की शेयरिंग एक दूसरे से करना शुरू करते हैं। ये स्नेह की अभिव्यक्ति आती है। तो मुझे लगता है विश्वास और सम्मान की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अगली सीढ़ी स्नेह की तभी आएगी। इनके बिना भरोसा ही न हो, सम्मान ही न हो और स्नेह हो, ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। जी। मुझे भी लगता है कि बिना विश्वास के तो कोई भी संबंध रहता ही नहीं है ना। अगर ममता का कहें वो भी नहीं, या स्नेह का कहें वो भी नहीं। तो बहुत बढ़िया। नीरू मैम, आप कुछ रखना चाहेंगी? मैं भी यही कह रही थी कि सिर्फ स्नेह की बात नहीं, बाकी भी सारे मूल्य तभी आप संबंधों में पहचान पाते हैं जब संबंधों में वो विश्वास और सम्मान होता है। अदरवाइज तो कोई भी मूल्य जो है वो नहीं, ना पहचाना जाएगा, ना उसका निर्वाह होगा, ना एक्सप्लोरेशन होगा, ना एक्सपीरियंस होगा, और ना ही एक्सप्रेस कर पाएंगे। ना एक्सप्रेस। यही सब बातें जो है चैट में हुमा दीदी, अन्य लोगों ने भी लिखा है कि मुख्य भाव के रूप में तो विश्वास है। एक प्रश्न और है, ये नाम तो इसमें जो है ट्रिक्स फॉर किड्स बाय एसके है। तो इसमें है कि संबंध कोई अनुबंध है। सुमेर भैया आप सुनिएगा, पहले आप उत्तर देंगे फिर मैं दूंगा। संबंध कोई अनुबंध है या आयु अनुसार इसकी परख देखभाल पर असर पड़ता है? संबंध कोई अनुबंध है
या आयु के अनुसार इसकी परख देखभाल पर असर पड़ता है? हाँ जी भैया, इसको मैं ऐसे ही समझता हूँ कि संबंध एक अनुबंध ही है हम सबका आपस में एक दूसरे से, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये कोई प्रचलन में जो अभी एग्रीमेंट की बात करते हैं, शर्तें एक दूसरे के लिए रखते हैं, ये वो अनुबंध नहीं है। ये जो है हमारा, जैसे हमने बात की थी कि हम सबका कोई न कोई रोल होता ही है, वो प्राकृतिक रूप से ही है। यदि हम ठीक से समझेंगे, परिवार में, समाज में जिम्मेदारियों के रूप में जो हमारा एक दूसरे के प्रति जो अनुबंध है, वो है संबंध। और आयु के अनुसार भी इसमें हम देखते हैं कि शरीर की आयु के अनुसार हमारी आवश्यकताएं, जरूरतें हैं, वो अलग अलग होती हैं। फिर हमारी जो भूमिकाएं हैं वो भी अलग अलग, हम मिलजुल करके उन भूमिकाओं को स्वीकार करते हैं। तो आयु के अनुसार ये चीजें देखने में आती हैं कि जो छोटा बच्चा है तो उसकी अपेक्षा माता पिता, भाई बहन, बड़े गुरु, इन सब से यही रहती है कि उसके पोषण संरक्षण की भी वो जिम्मेदारी लें और उसको समझने में भी वो सहयोग करें। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और खुद वो उस योग्यता से संपन्न होता है, तो फिर वो दूसरे व्यक्तियों के आगे बढ़ने में वो खुद जिम्मेदारी स्वीकारता है। तो आयु के अनुसार ये जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग रूप में हम देख ही पाते हैं। इस रूप में ये अनुबंध अलग अलग भी दिखता है आयु के अनुसार भी। और भैया जी, इसमें आप जो कुछ, मैं भी इतना ही बताता हूं। जी, बहुत अच्छा भैया ने इसको रखा कि संबंध का मतलब ये है कि एक कोई जो ह्यूमन बीइंग है धरती पर, तो अगर देखें कि तो सभी खुशी की चाह में है, तो चाहे वो भारत के हो, चाहे अमेरिका के हो, पाकिस्तान के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, किसी पूजा पद्धति को, डॉक्टर, इंजीनियर हो, सबका जो है अंतिम लक्ष्य खुशी के रूप में दिखता है। तो अगर एक अंतिम लक्ष्य खुशी के रूप में दिखता है, तो सबकी एक यात्रा भी कहीं तक जाने की, वहां तक पहुंचने की है। इसके अर्थ में जो एक दूसरे को हम पहचाने हुए हैं, वही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वही संबंध है। तो एक संपूर्णता के अर्थ में हम संपूर्ण हो जाएं, हम समझदार, जिम्मेदार हो जाएं, हम खुशी पूर्वक जीना चाहते हैं, वो खुशी को हम पा जाएं। इसके लिए जो मानव का जुड़ाव है, जो अनुबंध है, वो संबंध है। इसमें कोई वस्तु का लेन देन या कोई और चीज नहीं शामिल है इसमें। तो इसको हम बोल रहे हैं। और ये आयु के अनुसार, तो अगर हम देखें तो एक आयु के अनुसार अभ्यास केवल बदलता है। जैसे एक बार हम लोगों ने चर्चा किया कि बच्चे का पाठ्यक्रम क्या है। तो एक्चुअली बच्चा जितने में जीता है वही उसका पाठ्यक्रम है। जैसे छोटा बच्चा कितने में जीता है, तो उसकी कुछ थोड़ी भौतिक आवश्यकताएं हैं और कुछ उसको जो है वो सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, ममता चाहिए, वात्सल्य चाहिए। उतना के साथ वो जीता रहता है और उसमें खुश होता रहता है उतना। और थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ी उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती हैं। तो देखिए, जब जब उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसी समय अगर भौतिक आवश्यकताओं पे बात हो जाए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम बच्चे को मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ती है या कार की जरूरत पड़ती है, जब वो बड़ा हो जाता है, तभी हम उसको बता दें कि ये कार है, ये हमारे शरीर को, चूंकि चलने की एक सीमा है, उससे तेज चल नहीं सकता, लेकिन हमको तेज चल के कहीं आना जाना है, तो उसके लिए एक साधन मात्र है। ये कोई सम्मान का प्रतीक नहीं है, ये केवल हमारे शरीर को ढोता है, एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंचाने के लिए उपयोग होता है। ये कोई सम्मानित चीज नहीं, सम्मानित चीज हम है, मानव मनुष्य सम्मानित। ये जब वहां बातचीत हो गई, तो आगे चल करके धीरे धीरे इस अभ्यास के साथ जीता हुआ बच्चा फिर गाड़ी साड़ी से अपना सम्मान नहीं जोड़े। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आयु के अनुसार उसका केवल अभ्यास बदलता है संबंधों का। तो पहले माता पिता, भाई बहन के साथ अभ्यास, फिर मित्र बन गए, फिर पड़ोसी के साथ गया, फिर कोई शिक्षक के साथ संवाद हो गया, उसका संबंध हुआ, तो वहां उसका एक अनुबंध को पहचाना। फिर कहीं नौकरी करने गया, व्यवसाय करने गया, वहां उसके संबंध। तो केवल आयु के अनुसार उसका अभ्यास बदलता है, अनुबंध तो है ही उसका। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो भैया, मुझे भी ऐसा लगता है कि जब अगर हम बच्चों को संबंधों में निहित मूल्यों की जानकारी नहीं देते हैं या उनकी उसको समझने में मदद नहीं करते हैं, तभी बच्चे जो है भौतिक वस्तुओं की तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हीं को सम्मान मान के चलते हैं। तो अगर मूल्यों की जानकारी बच्चों को भी हो जाए, इसी वजह से हैप्पीनेस करिकुलम में ये मूल्यों की हम चर्चा कर रहे हैं।
ये मूल्य बच्चों में बचपन से ही आने लगेंगे तो वस्तुओं की जो का मान सम्मान करते हैं या रूप पल धन से करते हैं तो बच्चे वो नहीं करेंगे और एक्चुअल में व्यक्ति की जो संबंध है, जिसके साथ जो संबंध है उसका समझेंगे भी और उसका निर्वाह भी करेंगे। बहुत बढ़िया भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। ले लीजिए, फिर मैं इसमें से लूंगा एक दो क्वेश्चन। जी जी जी, वहां से ले लीजिए फिर। जी, यदि मुझ पर कोई क्रोध करता है तो क्या उसमें स्नेह छुपा हो सकता है? ये लाइव चैट का क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं भी बोलने वाला था। बहुत अच्छा कि यदि कोई मुझ पर क्रोध करता है तो क्या उसमें स्नेह छुपा हो सकता है। तो सवाल यह है कि कोई क्रोध करता क्यों है। तो क्रोध इसलिए करता है कि उसने हमसे कोई अपेक्षा रखी थी, किसी काम की, किसी भाव की, किसी वस्तु की, और मैं वो अपेक्षा पे पूरा खरा नहीं उतरा, पूरा नहीं कर पाया। तो एक्चुअली ये जो अपेक्षा है, इसमें जो भाव वाली अपेक्षा है, एक्चुअली या तो हम संबंध को पहचान नहीं पा रहे हैं, सामने वाले की ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं, और अपेक्षा हम उस तरह की कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं जो सामने वाले की योग्यता नहीं है, या वो इसके योग्य हो नहीं पाया। योग्यता है नहीं कि मतलब उसके योग्य हो नहीं पाया है, और हम उसे अपेक्षा किए हुए हैं, और वो अपेक्षा पूरी न होने पर हमको क्रोध आता। तो एक्चुअली ये जो अपेक्षा है उसको देखना पड़ेगा कि जो अपेक्षा जिससे हमने किया है क्या उसकी योग्यता के साथ वो है। अगर हम उस पर क्रोध कर रहे हैं तो फिर हम देखें क्या हम अपनी योग्यता के साथ। तो क्रोध आ रहा है, इसका उसके पीछे स्नेह भाव का मतलब, स्नेह का मतलब ये हुआ कि अपनापन तो है ही है। हम क्रोध किसी बाहरी पे करते हैं तो थोड़ा सा बहुत संभल के करते हैं, या करते ही नहीं है, अंदर भय भी होता है। तो एक्चुअली स्नेह तो है, लेकिन जो स्नेह का एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हमको लगता है नहीं। अब जैसे मेरा बेटा कहीं कुछ गड़बड़ करके आ गया, हम आकर के उस पर गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं। वही दो बच्चे और गड़बड़ किए हुए हैं, उनके ऊपर हम जाके नहीं चिल्ला रहे। मान लीजिए कि 3 बच्चे कहीं लड़ाई कर लिए और फिर हमारा बच्चा घर आया तो हम उसके ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, तुमने लड़ाई कर दिया, तुम ये कर दिए, तुम गड़बड़ कर दिया। बाकी के 2 बच्चे वहां पे और लड़ाई झगड़ा किए, हम उन पे नहीं चीख चिल्ला रहे। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि ये मेरी संतान है, इसने गलती क्यों किया, यानी गलती की अपेक्षा नहीं थी। क्यों गलती की अपेक्षा नहीं थी? क्योंकि हम उसको संबंधी के रूप में स्वीकारे हुए हैं, अपना जान रहे हैं, तो अपना तो कम से कम गलती ना करे, ऐसा हमारी अपेक्षा है। तो एक्चुअली स्नेह भाव तो है, लेकिन उस स्नेह भाव में जो गलतियां हो रही है, उन गलतियों के लिए हमारे पास कार्यक्रम समझ में नहीं आता। तो हमको लगता है गुस्सा निकालना ही एक कार्यक्रम। तो एक्चुअली गुस्सा की परिभाषा भी है कि मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। तो मैं चूंकि समझाने में विफल हुआ, तो मैं अपने को अक्षम पाया, समझा नहीं सका, ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाई, तो मैं जो एक्सप्रेस हुआ वो क्रोध के रूप में हो गया, एक आवेश के रूप में। इतना ही है, उसमें स्नेह का भाव हो ही सकता है, कोई स्नेह का अभाव नहीं है वहां। जी भैया, प्रश्न जो है उसको एक बार फिर से देखते हैं। प्रश्न उसकी तरफ से है जिस पर क्रोध किया गया। तो मैं दूसरे को देख रही हूँ, मुझ पर क्रोध करता है, तो जो मुझ पर क्रोध कर रहा है, दूसरे ने क्रोध किया और मुझे लगता है कि स्नेह भाव नहीं है। तो ये जब मैं दूसरे को देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि क्या मेरा विश्वास डगमगा रहा है यहाँ। मुझे तो पता ही है कि हाँ तो स्नेह भाव बना ही हुआ था, लेकिन अभी किसी बात पे क्रोध किया, तो वहां मुझे भी एक बार जांचने की शायद जरूरत है कि क्या मेरी कोई अक्षमता रह गई जिसकी वजह से क्रोध हुआ, बट स्नेह भाव तो बना ही हुआ था। यहाँ जब मेरा विश्वास कम हो जाता है तो मैं डाउट करने लगती हूँ, ये गुस्सा हुआ, स्नेह नहीं रहा। तो ये दूसरे पक्ष की तरफ से भी है। जी जी, असल में तो अपनी अक्षमता पे क्रोध आता है ना, कि हम समझा पाने में सक्षम नहीं हुए, हमने समझाया नहीं या पहचाना नहीं, हमने नहीं पहचान करवा सके। असल में तो इस पे गुस्सा आ रहा है। जी बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन है जी भैया, पूरा कर। कहीं न कहीं जो स्वभाव है, यानी मानव को जो स्वीकृत भाव है, स्वभाव का मतलब जो भाव मानव को स्वीकृत है। जैसे विश्वास हमें स्वीकृत है, सम्मान हमें स्वीकृत है, स्नेह हमें स्वीकृत है, ममता हमें स्वीकृत है, कृतज्ञता हमें स्वीकृत है। ये हमारा भाव है, स्वीकृत भाव है।
तो जब इसका अभाव होता है तो मेरे में अभाव मतलब उस क्षण अभाव हुआ या उस क्षण वो व्यक्त नहीं हो पाया, तो उसको आवेश बोलते हैं। तो स्वभाव छूटना आवेश है। तो जब हम स्वभाव गति में नहीं होते तो आवेश गति में, लेकिन अभ्यास पूर्वक हम स्वभाव गति में बने रह सकते हैं। जी जी। और यही अभ्यास हम अपने हैप्पीनेस करिकुलम के द्वारा बच्चों में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर भी करवा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी करवा रहे हैं, और फिर समय आने पे वो बच्चे अपने इस भाव को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। तो भैया जब हम हैप्पीनेस करिकुलम में ये सब एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर और एक्सप्रेस करवा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हो सकता है 15, 20, 25 साल में एक पीढ़ी तैयार हो जाएगी जो एक्सप्रेस भी कर पाएगी, जिसे मूल्य समझ भी आएंगे, परिवारों में भी ठीक तरह से लोग समझ पाएंगे, सामाजिक रूप से ये सारा जो कार्य है जो हम अभी स्कूल में जो हमें हैप्पीनेस करिकुलम को लाना पड़ा, जीवन शैली में ही हो जाएगा, ऐसा कुछ हमारी आशा है, बनी हुई है। जी दीदी, तो एक्चुअली जो शिक्षा का कार्यक्रम है ना, ये सामाजिक बदलाव का कार्यक्रम। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो पॉलिटिशियन है वो सारे अपने कार्यों का नियोजन नेक्स्ट इलेक्शन के लिए करते हैं, लेकिन जो सोशल वर्कर हैं और शिक्षक हैं वो अपने सारे कार्यों का नियोजन नेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं। तो हम तो नेक्स्ट जनरेशन। जी, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया है। तो हम हाँ जी, तो ये भी उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी हमारी न केवल इन मूल्यों को एक्सप्लोर करेगी, समझेगी, उसके बाद वो जीने में भी लेके आएगी और निर्वाह भी करेंगे और समाज में तक ये पहुंच जाएगा। तो बहुत बढ़िया, सोच के मात्र ही अनुभूति खुशी की हो रही है। सुमेर भैया, आप इस पे कुछ और रखना चाहेंगे? हाँ सुमन बहन, मैं भी ये देख रहा था कि अभी भी जब बात करते हैं तो हम सबकी यही पीड़ा है कि इन भावों की निरंतरता कैसे हो। बहुत दिन अच्छे संबंध चलते हैं, अचानक किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर और ऐसी स्थितियां आती है कि संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो वो ये प्रश्न भी है जो आप बता रहे हैं, ये हम आपको बता दें, ऐसा एक प्रश्न भी आ गया है। जी जी, आपने ले लिया। सारे के कारण जो हमारे भाव हैं वो बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो अभी भी भाव तो हम एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते भी हैं, भाव के साथ रहते भी हैं, लेकिन इनकी निरंतरता कैसे बने और इसका दायरा भी कैसे बढ़े। कुछ ही लोगों को अपना मानते हैं और बहुत धीरे धीरे कुछ लोगों को जांच परख के अपना मानते हैं। तो ये जो अपनापन का विस्तार है, यही खुशी का विस्तार है, ये ही हमारी मेन जरूरत है। स्थिरता और इसका विस्तार कैसे हो, इसको समझे बिना ये होगा नहीं। तो समझने से पहले हम ये पहचाने तो सही कि ये भाव की स्थितियां क्या है, कब बनती है, कैसे ये टिकी रह सकती है। समझ के ही ये स्थिरता आ पाएगी, यही हमारी जरूरत है, बड़ों की भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो एक प्रश्न और है जो हमारे कल के फीडबैक से आया था, हम अपने विरोधियों से स्नेह भाव क्यों नहीं रख पाते? एक्चुअली हम विरोधी चाहते ही नहीं है किसी को। अगर इसका एक लाइन का उत्तर होगा तो ये होगा कि हम चाहते ही नहीं कि हमारा कोई विरोधी हो, क्योंकि हमारे में इनबिल्ट है कि हम स्वयं विरोध, क्योंकि हमारा कोई विरोधी होगा तो हम उसके साथ विरोध पूर्वक जिएंगे और हम नेचुरली किसी के साथ विरोध पूर्वक जीना नहीं चाहते। तो विरोधी का मतलब है कि हमने मान ही लिया है कि वो मेरे सुख के अर्थ में नहीं है, वो तो मेरा नुकसान ही करेगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, वो अपने सुख के अर्थ में है, अपने खुशी के अर्थ में है। उससे गलती हो जा रही है, उस गलती को हमने ये मान लिया कि हमारे दुख के अर्थ में। तो एक्चुअली विरोधियों के प्रति तो विरोधी शब्द ही थोड़ा सा एक हमें मतलब एक मानव संबंध को देखें तो विरोधी शब्द होता नहीं है। मानव का विरोधी मानव कैसे होगा? तो क्योंकि मानव विरोध पूर्वक जीना ही नहीं चाहता ना, कोई भी मानव विरोध पूर्वक नहीं जीना चाहता। आप किसको देख करके विरोध करके जीना चाहेंगे? नहीं जीना चाहेंगे। तो एक्चुअली मानव और मानव संबंध को जब पहचानते हैं, तो संबंध को अगर पहचानते हैं तो वो स्नेह पूर्वक ही है। अगर विरोध पूर्वक है तो हम संबंध को अभी पहचाने नहीं है। विरोध का मतलब ये विश्वास सम्मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। विरोधी अगर है वो, इसको हमने विरोधी मान लिया है, इसका मतलब हम उनके शंका के प्रति, उनके प्रति हम शंका में है।
उनके प्रति उनमें हम कोई श्रेष्ठता देख नहीं पा रहे हैं, वो हमारे में कोई श्रेष्ठता देख नहीं पा रहे हैं, अर्थात सम्मान पूर्वक भी हम नहीं जी रहे हैं, विश्वास पूर्वक भी नहीं जी रहे हैं, तो स्नेह का अभाव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि विश्वास सम्मान का ही अभाव है। तो जहां पर अभाव ही अभाव है वहां पे जीना होता ही नहीं है, तो विरोधी के साथ जीना नहीं होता। तो इसलिए अगर जीना है तो विरोधी रखिए ही नहीं संबंधी ही रखिए, संबंध के साथ ही जीना होता है। जी बहुत अच्छा दीदी। भैया एक लाइन मुझे भी जोड़ने का मन कर रहा था कि गलती किसी दूसरे की काबिलियत नहीं है इसलिए हो रही है, और परेशान हम होते हैं और हम अपने को संभाल नहीं पाते इसलिए उसको विरोधी कहते हैं। तो वो विरोधी नहीं है, वो तो अपनी किसी अक्षमता या सामर्थ्य नहीं, किसी काम को करने की कोई काबिलियत नहीं है, समझ नहीं है, तो गलतियां वो कर रहा है, उससे हो रही है। और गलतियां दूसरे से हो रही है, परेशान हम हो रहे हैं। तो पकड़ में आता है कि एक्चुअल में हमारा अपना सिस्टम हमें नहीं, हमारे का उसमें हाथ में नहीं है। जैसे हम साइकिल को अभ्यास करके ठीक से चला सकते हैं, ऐसे ही हमारा भाव और विचार भी हम अभ्यास करके ठीक से चला पाए, तब ये भरोसा बनेगा कि दूसरे से गलती होगी तो उसको हम नहीं भुगत पाएंगे। अभी भुगतते हम हैं, तो ये देखना तो हमें पड़ेगा। यही पूरी यात्रा है कि कैसे हम अपने विचार और भावों के ड्राइवर खुद हम बन जाएं, और जिंदगी के मैदान में हम फुटबॉल न बन के खिलाड़ी के रूप में उभर कर आने पाए। ये यात्रा है हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें मुझे एक और बात जोड़नी थी कि जिसको हम विरोधी कह रहे हैं वो जिस काम को कर रहा है वो अच्छा मान के कर रहा है, उसकी मान्यता में गड़बड़ी है। जो भी अगर मान लीजिए कोई सुविधा संग्रह है वो बड़ी चीज माना हुआ है, और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले और कई शहरों में मकान, और इसके लिए संबंध को भी ताक पे रख देना, प्रकृति को भी ताक पे रख देना, अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब ही है कि उसने उसको बड़ा माना हुआ है। तो उसके करने में गड़बड़ी नहीं है, उसके मानने में गड़बड़ी है। हमको लगता है करने में गड़बड़ी है, हम उसका करना ठीक कराने लग जाते हैं, जबकि उसके मानसिकता में मानने में गड़बड़ी है। और मानने में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने का दो ही तरीका है, या तो मेरी श्रेष्ठता को किसी क्षण वो पहचान जाए और मेरे प्रस्ताव को सुनने लगे, अथवा मेरे आचरण से वो प्रेरित हो जाए। तो मेरा आचरण अगर प्रेरक है, मेरा आचरण का मतलब मेरा कार्य व्यवहार, अगर मेरा कार्य व्यवहार प्रेरित करने वाला है तो एक समय के बाद उनका उस व्यक्ति का ध्यान जाता ही है, और उस समय वो प्रस्ताव सुनने को तैयार होता है, क्योंकि मन पे काम नहीं होगा तो एक्शन बदलने से नहीं होगा। भाई अगर हमने किसी को जंगल काटने से मना कर दिया तो वो पहाड़ खोदना शुरू कर देगा, अगर पहाड़ खोदने से मना कर दिया तो फिर कुछ और करना शुरू कर देगा। तो क्या होता है, जो हम एक भाषा लाते हैं ना कि आदमी गलतियों से सीखता है, ये भी भाषा बहुत चलती है, जबकि आप सही से इसको ध्यान दें तो गलतियों से आदमी सीखता नहीं है, गलतियों से केवल यही सीखता है कि ये वाली गलती अब नहीं करनी, लेकिन आगे उससे बड़ी गलती करता है। अभी मानव के इतिहास को देख लीजिए, जितनी गलतियां उसने किया आगे चल के उससे बड़ी गलती किया। क्यों? क्योंकि सही का रेफरेंस जब रहेगा तब तो आपको पता चलेगा गलती क्या है, सही क्या है। अगर रेफरेंस में सही नहीं है तो आप किस गलती को गलती कहेंगे? तो हम क्या करते हैं, इस हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से एक सही का रेफरेंस रखते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति अपने गलती की समीक्षा खुद कर सके। नहीं तो वही होगा कि एक गलती करेगा और आगे जाकर के वो वाली गलती तो नहीं करेगा, उससे बड़ी गलती कर देगा। अगर पटाखे से हाथ जला था तो वो गलती थी, तो आगे जाकर के बम से फिर शरीर उड़ा लेगा। तो कुल मिलाकर के सही का रेफरेंस आना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, शुरू से सही का रेफरेंस लाते हैं। सही का रेफरेंस जितना हमारे पास सटीक होगा। जी भैया। जी समीर भैया। हम देखें संबंधों में कि कैसे हम देख पाते हैं कि भैया गलतियां कर करके ताउम्र निकल जाती है, फिर भी सीखना नहीं बनता है कि संबंध को अच्छे से कैसे निभाएं। जी सुमन जी, बस और टू यू। हाँ जी भैया, एक बात तो मेरे को ये समझ में आ रही है कि जैसे अभी हम हैप्पीनेस करिकुलम में ट्रायड की बात करते हैं, सेंसरी हैप्पीनेस, फिर संबंधों की से मिलने वाली खुशी, और फिर जो हम कहते हैं ना अपने उद्देश्य को पहचान ले या अवेयरनेस की खुशी। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास भी, कि जिनको इनकी पहचान का पता ही नहीं है।
उनको पता ही नहीं है। तो वो जो सेंसरी हैप्पीनेस है उसी में खुशी महसूस करते हैं और उसी के लिए हर काम करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ये थोड़ी एक गड़बड़ी ये भी है कि अभी उनको पता ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि पैसा या इसी से खुश हुआ जा सकता है। तो ये जानकारी हमारे हैप्पीनेस करिकुलम में दी गई है और बच्चे तो हमारे कम से कम मुझे लगता है कि जब 8 साल तक इन चीजों को पढ़ेंगे तो उनका ध्यान भी इस तरफ जाएगा और वो महसूस भी करने लगेंगे संबंधों की खुशी और लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, उसको प्राप्त भी कर पाएंगे और फिर जो उनके पास खुशी होगी उसके सहारे वो रहेंगे, ना कि रुपए पैसे की खुशी की तलाश करते रहेंगे। जी भैया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दीदी। तो हमें लगता है आज के अपने चौपाल का समय भी करीब आ रहा है और आपने जाते जाते जो ट्राइड की याद दिला दी है, तो हमें लगता है अगले चौपाल में हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे, खूब चर्चा करेंगे, बढ़िया चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत धन्यवाद। तो जाने से पहले माइंडफुलनेस की चेकआउट एक्टिविटी हो जाए। जी तो हम सभी आंखें बंद करेंगे अपनी बैठने की स्थिति पर ध्यान देते हुए, और जो भी विचार आज हमारे जिन विचारों पर चर्चा हुई है उनको एक बार फिर से अपने उनके बारे में सोचेंगे।